वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार के दंगल में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनावी मैदान में रह गए हैं 1314 उम्मीदवार। 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। 6 नवंबर को यह मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को ही पूरी हुई। वहीं इस चरण के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख भी निकल गई है। अब यहां पर पहले चरण में जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है, वहां कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच के बाद 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए हैं। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के साथ ही इंडिया गठबंधन में मतभेद साफ तौर पर सामने आ गए हैं। कई सीटों पर इसके घटक दल आमने सामने हैं। कई सीटों पर कांग्रेस और राजद ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची देर से जारी की है। वहीं तब तक अधिकांश प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए थे। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं अंशु। अंशु, अगर बात करें पहले चरण के कुल 1314 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में किन दलों का वर्चस्व सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? साथ ही साथ चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये अंशु से है। जी शालिनी, जिस तरीके से अगर देखा जाए कि बिहार की सियासत में जो सीटों को लेकर जो एक घमासान जो देखने को मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो जिस तरीके से ज़्यादा आरजेडी में और कांग्रेस के बीच में जो आपस में ही जो लग रहा है कि ये जो द्वंद्व जो देखने को मिल रहा है, एक दूसरे को ये सब गठबंधन और सहयोगी दल मानते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी देखने को मिल रहा है कि ये सब आपस में भिड़े हैं। लग रहा है कि ये सब अब आपस में ही दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो ज़्यादा जिस तरीके से कांग्रेस जो मुखर होकर जो सामने आ रही है, आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी जिस तरीके से जो प्रवीण कुमार है उनके समर्थन में जाते हैं और वो वोट मांगते हैं। वहीं अगर देखें तो एक आरजेडी का भी एक रहा है कि वो भी जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, लेकिन वहीं पे रितु जी का जिस तरीके से नाराजगी भी सामने आया और वो भी नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी रही। वहीं अगर देखें तो कई बार ऐसा हुआ है एनडीए में भी कि अगर जैसे जदयू का रहे या फिर बीजेपी का, एक ही चेहरे को जहां अगर उतारने की बात की जाए तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस में सबसे ज़्यादा द्वंद्व दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये चाहते हैं, तो अगर पूछा जाए कि ये जो सवाल है कि किनका वर्चस्व होगा, ये तो कहना खैर मुश्किल है। सबसे ज़्यादा उठापटक और जो बिखराव की जो है ये नाराजगी की अगर बात करें तो वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रही है। अब तो ये देखना होगा कि ये तो लोकतंत्र है और सबसे ज़्यादा जनता किसे वोट करती है, किसे ज़्यादा वो समर्थन भी देगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों आपस में ही सीटों के लिए भिड़ते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कहा जाता था कि सब कुछ ठीक है, वो एनडीए में नाराजगी दूर हो गई। लेकिन अभी भी जब सूची भी जारी कर दी गई अब, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो कहते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव मनाने में कामयाब हो गए। हालांकि बहुत गंभीर भी आरोप लगाया गया एनडीए की तरफ से कि तेजस्वी यादव जो अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार को क्या संभालेंगे जनता के बीच में। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना था कि जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा कि ये सब आपस में ही कुर्सी को लेकर, सीटों को लेकर भिड़ते नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं, तो हमारे बीच में आएंगे जब उनकी सरकार बनेगी तो हमारा क्या होगा। यही बात गलत संदेश एनडीए को लेकर भी जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल है यहाँ पर चंदन, अगर बात करें 300 से अधिक नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं, तो इसके पीछे आखिरकार प्रमुख कारण क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल शालिनी, आपको बता दें जिस तरह से 300 से अधिक जो उम्मीदवारों के नाम जो है वो खारिज किया गया है, यानी नामांकन रद्द कर दिया गया है। हालांकि 61 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपना नामांकन वापस भी लिए हैं। इसमें कई त्रुटियां पेपर को लेकर के है। हालांकि चुनाव आयोग जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि कई जो जिनके नाम को रिजेक्ट किया गया है उसके पीछे उनके पेपर है। कई पेपर जो था उसमें
शुद्धिकरण नहीं किया गया था, नाम गलत था, सिग्नेचर कहीं कहीं गलत था, जिस वजह से कुछ टेक्निकली कारण के चलते ये 300 से अधिक जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को खारिज किया गया है। जी। इसके साथ ही जो 61 उम्मीदवारों के नाम वापस लिया गया है वे वैसे उम्मीदवार हैं जो अपना नाम खुद वापस लिए हैं, क्योंकि देखे होंगे कि जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो लिस्ट नहीं जारी किया गया था, लेकिन कल जिस तरह से लिस्ट जारी किया गया और जिस तरह से बताने की कोशिश किया गया कि 143 सीट पर चुनाव जो है आरजेडी खुद लड़ रही है, और वही बात करें कांग्रेस की तो 55 सीट पर चुनाव लड़े। तो जिन्होंने जिस तरह से 5 सीट अधिक, जैसे 60 सीट पर नामांकन कांग्रेस ने कराया है, तो 5 सीट की वापसी कांग्रेस भी चुनाव में ले रही। ऐसे कई जो नाम हैं जो खिलाफ में एक दूसरे के प्रति नामांकन कराए थे, उसमें से 61 ऐसे प्रत्याशी है जो अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जिनका रिजेक्ट हुआ है उनके अंदर कुछ टेक्निकल कारण के चलते उनके रिजेक्ट किया गया है। कई जो ऐसे हैं जो अभ्यर्थी जो नामांकन उसमें दर्ज किए हैं उनके नाम सिग्नेचर गलत होने के कारण किए हैं, तो पेपर के त्रुटि के कारण ही 300 से अधिक उम्मीदवारों के नाम को रद्द किया गया है। ऐसे में सवाल है कि देखिए अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और समय बहुत कम है। अब दूसरे चरण के भी नामांकन की जो प्रक्रिया था वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब तमाम जो उम्मीदवार हैं अपने पक्ष में वोट करने के लिए उतर चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र से लोगों से अपील कर रहे हैं, वोटरों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की साथ साथ अपील भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरगर्मियां भी काफ़ी तेज होते जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि तकनीकी कारणों की वजह से ये नामांकन रद्द किए गए हैं, क्या ये रणनीतिक भी हो सकता है? नहीं, देखिए चुनाव आयोग से भी बात हुई। हालांकि चुनाव आयोग हर त्रुटियों को लेकर के प्रेस ब्रीफिंग करता है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, उसमें बताने की कोशिश करता है कि देखिए तमाम लोगों की जो नामांकन रद्द किया गया है उनको किन कारणों से किया गया है, तमाम चीज़ों को लेकर के चुनाव आयोग के तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन इसमें यही बताया गया है कि तमाम जो लोग का नामांकन रद्द हुआ है वो कहीं ना कहीं तकनीकी कारण के चलते हुआ है, पेपर के त्रुटि के चलते हुआ है। तो ऐसे में हर बार जब जब विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो ऐसे पेपर के त्रुटि होता है तो उनकी नामांकन को रद्द किया जाता है और नामांकन रद्द हो जाने के बाद उनका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि फिर से उनको पेपर को सुधार करके नामांकन कर बात करें तो जो लोगों का नामांकन रद्द किया गया है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? क्योंकि नामांकन रद्द होना एक खेत का वाक्यांश भी बन जाता है उन लोगों को। इस तरह से आप चुनाव की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं और पहले कदम पे ही आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे सबकी आस रहता है कि देखिए निर्दलीय भी प्रत्याशी जो होते हैं अपने क्षेत्र में काफ़ी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि देखिए भले पार्टी टिकट दे या ना दे, वो चाहे एनडीए हो या चाहे महागठबंधन हो, लेकिन जो क्षेत्र में मेहनत करते हैं उनके आस रहता है कि अगर हमको टिकट मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है तो देखिए लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। जनता वोट तो जनता को करना है, वो किसी पार्टी से तो वोट आता नहीं है। तो ऐसे में लोकप्रियता अधिक होने के कारण लोग अपना नामांकन कराते हैं और जनता के बीच में जाते हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हैं। ऐसे में उनका नामांकन चुनाव से पहले अगर रद्द हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है एक आक्रोश भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं पेपर की त्रुटि के चलते ही उनकी नामांकन को रद्द किया जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे गलतियों के कारण ये तमाम जो नामांकन है वो रद्द किए गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनकी अगला कदम क्या होता है, क्योंकि देखिए जो पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो लोग बगावत भी करते हैं, किसी ना किसी का समर्थन भी करते हैं। तो तमाम जो लोगों का हुआ है किसी ना किसी को समर्थन देंगे, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको समर्थन देने का काम करेंगे। ऐसे में जिनकी नामांकन रद्द हो जाता है और किसी और को जा करके वो चाहे गठबंधन के किसी भी पार्टी को उन्होंने समर्थन देता है तो उसकी पलड़ा काफ़ी मजबूत हो जाता है, क्योंकि उनकी वोट बैंक जो होता है, जो उनके लोकप्रियता होता है, उनके साथ जुट जाता है, तो टफ चुनाव हो जाता है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उसमें कई जो सिटिंग एमएलए है उनका भी नामांकन रद्द हुआ है। ऐसे कई नए उम्मीदवार हैं उनका नामांकन रद्द किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि अगला उनकी जो समर्थन है किसको होता है, और जिसको वो समर्थन देंगे उनकी पलड़ा जो है वो भारी होगा और चुनाव में उनकी जो परफॉर्मेंस होगा काफ़ी एक अलग दिखेगा और काफ़ी उनकी भारी परफॉर्मेंस होगा। जी बिल्कुल, चलिए हम आप दोनों का एक बार फिर रुक करेंगे।
वहीं बात करें कि दूसरे चरण का नामांकन पूरा होने के साथ ही इंडिया गठबंधन में मतभेद साफ तौर पर सामने आ रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस और राजद ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 143 उम्मीदवारों की सूची देर से जारी की है। तब तक अधिकांश प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल चुके थे और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए थे। राजद ने कांग्रेस से सीधा टकराव टालने की कोशिश की और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार के खिलाफ कुटुंबा आरक्षित से प्रत्याशी नहीं उतारा। हम आपको बता दें, हालांकि पार्टी के उम्मीदवार लालगंज, वैशाली, कहलगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में हैं। इससे पहले तारापुर सीट पर राजद के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी से आमना सामना होने की संभावना थी, जहां आरजेडी ने बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उतारा। हालांकि वीआईपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार सकलदेव बिंद को समर्थन देने से इनकार किया। इसके बाद उन्होंने नाराज होकर नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं दरभंगा जिले की गौडाबोराम सीट पर स्थिति उलझी रही। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया कि पार्टी सहनी के छोटे भाई संतोष को समर्थन दे रही है, लेकिन राजद के चिन्ह लालटेन पर नामांकन दाखिल करने वाले अफजल अली ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बन गई और राजद को परिहार सीट पर भी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जहां महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। उनका आरोप है कि पार्टी ने टिकट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू को दिया है, जिन्होंने पिछली बार उनकी हार में भूमिका निभाई थी। आरजेडी ने कुटुंबा से अपने उम्मीदवार प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर ये अपडेट हमने आपको लगातार दी है, जहां पर बिहार में भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी भी प्रवीण कुशवाहा से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ चंदन कुमार चंचल और ऋतु अंशु लगातार जुड़े हैं। चंदन, अगर बात करें, आरजेडी ने कांग्रेस से टकराव टालने की कोशिश पूरी यहाँ पर की है। अब क्या लगता है कि आरजेडी ने कुटुंबा से अपने प्रत्याशी जो नहीं उतारे, उनको लेकर ये जो मतभेद है कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, आपको बता दें, जैसे कुटुंबा विधानसभा की बात करें, जिस तरह से दोनों तरफ से प्रत्याशी को उतारने की कोशिश किया गया है। देखिए उसके बाद जो लिस्ट जारी हुआ है, उसी अनुसार से गठबंधन में अब समन्वय है वो बैठने का अब अगला कदम होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को उतारने की कोशिश किया, राजद भी अपने तरफ से उम्मीदवार उतारने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट जारी किया गया उसमें पता चला है कि किसको कितने सीट को दी गई है और गठबंधन में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये बाद में पता चला। लेकिन देखिए नामांकन वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से जिस तरह से उम्मीदवार को उतारा गया है, तो किसी न एक को कर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 143 पर यदि राजद चुनाव लड़ने के काम कर रहे हैं, वही 55 सीट पर कांग्रेस लड़ने के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनका जो समन्वय है, जिस तरह से